नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग देख सकते हो सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है भैया, उसका जो सेट सी है उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 है। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को क्या पढ़ा चुका था। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को यहाँ पर सही विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ी सब पढ़ा चुका था मैंने यहाँ पर आपको। हमने कहाँ तक कर चुके थे, आप मानक समय तक हमने यहाँ पर कर चुके थे, है ना। अब प्रश्न क्रमांक यहाँ पर हमने कहाँ तक कर चुके थे, कुलक शब्द भी हो गया था हमारा। अब प्रश्न क्रमांक 15 से हमको करना था, है ना। हमने यहाँ पर कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए वाला कर चुके थे, है ना। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 से हम पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 से हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर सेट सी का पूरा हल करवा रहा हूँ मैं, है ना। इसका सेकंड वीडियो आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन करके आया देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये देखिए, नासी, प्रश्न क्रमांक 15 क्या बोल रहा है, नासी में जर्मन महिलाओं विशेषकर माताओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए, है ना। नासी 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 वाला क्वेश्चन, है ना। इसका आंसर देखेंगे हम यहाँ पर, ये ये नासी में जर्मन महिलाओं के ऊपर प्रकाश डालिए। इसका आंसर यहाँ पर आपको ये मिलेगा, देखिए ये इसका आंसर। नासी जर्मन में, ये इसका आंसर है। नासी जर्मन में महिलाओं विशेषकर माताओं की स्थिति में भिन्नता थी। नस्ली तौर पर वंचित दिखने वाले बच्चे को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। उन अस्पतालों में विशेष सुविधाएं, दुकानों में ज़्यादा छूट और थिएटर और रेलगाड़ी के निकट टिकट सस्ते मिलते थे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देने वाली माताओं को कांसा, चांदी, सोने का तमगा दिया जाता था। वही जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, उनकी सार्वजनिक निंदा की जाती थी। ऐसा था ये नासी में भेदभाव चलता था बहुत ज़्यादा, है ना। नासी वाला हो गया ना। अगला अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 16 क्या बोल रहा है। प्रश्न क्रमांक 16 यहाँ पर बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 16 बोल रहा है लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए। लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन की यहाँ पर हमको तुलना करना है। लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन, ये इसमें अंतर, तुलना का मतलब होता है अंतर स्पष्ट करना, है ना। तो देखिए, लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, लोग दो कॉलम बनाना, पहले लोकतांत्रिक दूसरा गैर लोकतांत्रिक। इसमें पहला पॉइंट आएगा, इसमें लोगों को, इसमें लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। गैर लोकतांत्रिक लोगों के पास सीमित अधिकार होते हैं। लोकतांत्रिक में दूसरा आएगा, इसमें लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। गैर लोकतांत्रिक में आएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इन लोगों के लिए एक सपना है। लोकतांत्रिक में आएगा तीसरा, गैर लोकतांत्रिक फैसले में ज़्यादा लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। गैर लोकतांत्रिक में आएगा, लोग उसी प्रकार के फैसले में भाग नहीं लेते, उन्हें सरकार के फैसले के संदर्भ में कोई हक नहीं है। लोकतांत्रिक शासन में चौथा आएगा, लोग शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक है। और गैर लोकतांत्रिक में आएगा, इसमें लोगों को हमेशा प्रजा ही समझा जाता है और ना तो शासक और ना ही सम्मानजनक प्रजा समझा जाता है। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देख सकते हो, सदाबहार एवं पतझड़ वन में अंतर बताइए। प्रश्न क्रमांक 17 क्या बोल रहा है। प्रश्न क्रमांक 17 बोल रहा है, सदाबहार वन और पतझड़ वन में अंतर बताइए। सदाबहार वन और पतझड़ वन में क्या अंतर होता है। सदाबहार वन और पतझड़ वन में क्या अंतर होता है। देखिए इसका आंसर यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पर इसका आंसर। सदाबहार और पतझड़ वन में अंतर निम्नलिखित है ना। सदाबहार वन का पहला कॉलम बनेगा सदाबहार वन का, दूसरा बनेगा पतझड़ वन का। सदाबहार वन में पहला, वन सदा हरे भरे अत्यंत सघन और लंबे होते हैं। पतझड़ वन ये अपेक्षाकृत कम घने, छोटे एवं ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सदाबहार वन में दूसरा आएगा, इन वनों में एक साथ अनेक जातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। पतझड़ वन में आएगा, साल एवं सागवान जैसी उपयोगी वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहार वन में तीसरा पॉइंट आएगा, मानसून, महोगनी तथा रोजवुड व्यापारिक महत्व के वृक्ष है। पतझड़ वन में आएगा, ये बिरल वन है, एक जाति के वृक्ष समूह के साथ मिलते हैं। ये होगा इसका आंसर। अब प्रश्न क्रमांक 18 यहाँ पर क्या बोल रहा है, देख सकते हो आप। 18वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18 प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है, प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन किन चीज़ों का ब्यौरा देना पड़ता है। हर एक उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा होने के लिए किन किन चीज़ों का ब्यौरा देना पड़ता है। प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा होने के लिए किन किन चीज़ों का ब्यौरा देना पड़ता है भैया। प्रत्येक उम्मीदवार कहाँ मर गया रे। मिल जा मिल जा मिल जा मुन्ना, कहाँ घूम गया तू बेटा। मुन्ना मिल जा 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 जे है। ऐसा भला हो सकता है कि अमन साहू ढूंढे और मिले ना।
ये इसका आंसर देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए निम्नलिखित चीज़ों का ब्यौरा देना पड़ता है। पहला, चुनाव में खड़े होने के लिए सर्वप्रथम नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के तौर पर जमा करनी पड़ती है। कुछ ब्यौरे देते हुए संवैधानिक घोषणा करनी पड़ती है। पहला, उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले। दूसरा, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्य की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा। तीसरा यहाँ पर उम्मीदवार का शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं लिखो। ये पारंपरिक कृषि से किस प्रकार भिन्न है। और अथवा में यहाँ पर आप 19वें अथवा में रासायनिक उर्वरक मिट्टी एवं भूमजल तथा नदियों को इस प्रकार प्रभावित करते हैं। हरित क्रांति, हरित क्रांति, अरे कहाँ मर गई री हरित क्रांति, अरे हरित क्रांति रे। नहीं इसका जवाब देखो, 19वें का अथवा क्वेश्चन, 19वें का अथवा का उत्तर बेटा, 19वें का अथवा का उत्तर, 19वें का अथवा का उत्तर यहाँ पर जे है। 19वें का अथवा यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है रासायनिक उर्वरक मिट्टी एवं भूम जल नदियों के पानी को किस तरह प्रभावित करते हैं। पंजाब में रासायनिक उर्वरक के प्रयोग का प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर यहाँ पर देखिए, उत्तर रासायनिक उर्वरक के अधिक प्रयोग से पहला मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। दूसरा, नलकूप से सिंचाई के कारण भूमि जल एक के सतत प्रयोग से भूम जल स्तर कम हो गया है। तीसरा, पर्यावरणीय संसाधन नष्ट होने लगे। चौथा, पंजाब में रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी गुणवत्ता को कम कर दिया गया है। पहले की अपेक्षा खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये रेशमी जुल्फे, हरी सरबती आखी। अब 20वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे मुन्ना। 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, 20वां क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है मानव पूंजी किसे कहते हैं। भारत मानव पूंजी निर्माण के स्रोत बताइए। अब भी बताते हैं बेटा, अब भी बताते हैं, चिंता नहीं करने का। मानव पूंजी किसे कहते हैं, मानव पूंजी। कहाँ मर गई मेरी मानव पूंजी, अरे मुन्नी कहाँ चल गई रे मानव। हाँ जे मिल गई, मिल गई मेरी मानव पूंजी। मानव पूंजी, मानव पूंजी देखो, मानव पूंजी किसे कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत बताइए। उत्तर, मानव पूंजी का अर्थ है मानवीय संपत्ति। मानव पूंजी ज्ञान, कौशल, अनुभव और सामाजिक गुणों का योग है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत निम्नलिखित है। पहला, आंतरिक स्रोत। दूसरा, बाह्य स्रोत। मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, इसको अच्छे से लिख लेना, तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो तुम्हारे पुट्ठे में मार मार के पुट्ठा लाल कर देंगे तुम्हारा। देखिए, पहला आंतरिक स्रोत, दूसरा बाह्य स्रोत। पहला, आंतरिक स्रोत का अर्थ एवं उदाहरण। आंतरिक स्रोत का अर्थ किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर से है, उदाहरण शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण। दूसरा, बाह्य स्रोत का अर्थ एवं उदाहरण। बाह्य स्रोत का अर्थ किसी देश की भौगोलिक सीमा के बाहर की अर्थव्यवस्था से। जब उदाहरण, जब व्यक्ति अन्य देशों में जाकर अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं, विदेशों से कुशल प्रशिक्षण को बुलाकर अपने यहाँ के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हम क्या करें भैया, जितना लिख देना नंबर मिल जाएगा बेटा मुन्ना। अगला है, अगला 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुन्ना, हट वाले। 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 21वां क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है 21वां, भारत में निर्धनता के क्या कारण है। भारत में इतनी गरीबी है, भारत में इतनी निर्धनता, उसके क्या कारण है। निर्धनता दूर करने के उपाय क्या है भैया। निर्धनता दूर करने के उपाय यहाँ पर हमको लिखना है, अब भी लिख देंगे। निर्धनता दूर करने के उपाय तो यहाँ पर दे दिए है। निर्धनता, भिखमंगी, गरीबी, 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 गरीबी। निर्धनता, भिखमंगी, गरीबी रे भैया रे। परदेसिया, री परदेसिया, ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने
हमरो दिल ले लिया, डंगड़ी डाडे डंगड़ी डाडे डंग। कहाँ मर गई रे निर्धनता? मैंने अच्छे से लगाया था, मुझे याद है। आह, ये वाला तो नहीं मिल रहा है निर्धनता। यहाँ को इसका दो देखो, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? 21 का अथवा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? हाँ ये है भैया इसका आंसर जरा। आहा, जे इसका आंसर। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? उत्तर, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताएं, ईंधन, प्रकाश, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। खाद्य आवश्यकता के लिए खाद्य वस्तु जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, शक्कर आदि मिलकर आवश्यक कैलोरी की ऊर्जा पूर्ति करती है। भारत की स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति है। ये हो गया हमारा आंसर। अब 22वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है? 22वां क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, भारत के उत्तरी मैदान की व्याख्या कीजिए। भारत के उत्तरी मैदान की व्याख्या कीजिए मुन्ना, भारत के उत्तरी मैदान की व्याख्या कीजिए। भारत के उत्तरी मैदान की व्याख्या, इसको तो मैंने विकिपीडिया से निकाला हूँ। उत्तरी मैदान की व्याख्या, परदेसी यारे भैया सच है पिया रे भैया। उत्तरी मैदान देखो, इसका आंसर ये आएगा। उत्तरी मैदान का आंसर ये देखो, उत्तरी मैदान का आंसर जो आएगा, यहाँ के मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं: भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जाता है: खादर और बांगर। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समांतर फैली हुई है। उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े सेल और गोलाश्म जमा कर देती है और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकल कर प्रकट होती है, क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती। ये अनु बन जाता है और तराई कहते हैं। यहाँ यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जगहों से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। इस मैदान में नदी की पूर्णावस्था में बनने वाली अपरदनी और निक्षेपण स्थलाकृति जैसे बालू, रोधिका, सर्प, गोखुर झीलें और गुम्फुत नदियाँ पाई जाती। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदी प्रायद्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपने रास्ते बदलकर गुफाएं बनाती रहती है। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने बिस्बे के बड़े। इतना लिख देना और ये वाला भी लिख देना इसके आगे, फिर यहाँ से जी है ना। निश्चित वाहिकाएं नहीं होती है उसके आगे है ना। ये क्षेत्र अनु बन जाता है जिसे तराई कहते हैं। ये क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जड़ों से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। इस मैदान में नदी की पूर्णावस्था में बनने वाली अपरदनी और निक्षेपण स्थलाकृति जैसे बालू, रोधिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फुत नदियाँ पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदी, द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदल कर गम्फुत भयका बनाती रहती है। ये तो पूरा लिख लेना, ठीक है ना। उत्तरी मैदान में अरे परदेसिया, हाँ उत्तरी मैदान हो गया। अगला उत्तर मैदान का 23वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहे हो? देखिए, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना कीजिए। हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना कीजिए। 23वां हिमालय वाली नदी, 23 थोड़े से बचे। हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदी,
कहाँ चल गई रे हिमालय नदी? ओ मेरी हिमालय नदी कि तुम मर गई वो? जा है का? हाँ, जा गई। जे देखो, जे हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना कीजिए। उत्तर, पहला पहला दो कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम बनाएंगे हिमालय से निकलने वाली नदी, दूसरा बनेगा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। ये पहला पहला ये हिमाच्छादित प्रदेशों से निकलती है, जिसके कारण ये सदाबहानी होती है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने नदी है, ये पर्वत या पठार से निकलती है, अतः इसमें वर्ष भर जल नहीं रहता है। दूसरा, इसका अववाह क्षेत्र बहुत बड़ा है, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। और दूसरा, इसका अववाह क्षेत्र बहुत छोटा है। तीसरा, सिंचाई एवं जहाजरानी के लिए उपयुक्त। और प्रायद्वीपीय नदियों में यहाँ पर आएगा, ऊंचा नीचा भाग होने के कारण यहाँ जल विद्युत उत्पादन होता है। चौथा, नदियों के तटों पर व्यापारिक नगर बसे हैं। और इसमें चौथा आएगा, नदियों के तटों पर बड़े नगरों का अभाव है। चौबीस क्वेश्चन की ओर है। 24 क्वेश्चन बोल रहा है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज की 3 स्टेटस के बारे में लिखिए। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के 3 स्टेटस के बारे में लिखिए। 18वीं सदी में फ्रांस के 3 स्टेटस के बारे में लिखिए। कहाँ का स्टेटस आ गया? जी, ये देखिए, इसका उत्तर यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए, ये इसका उत्तर मिल जाएगा। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के 3 स्टेटस के बारे में लिखिए। उत्तर, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस में बटा था। पहला, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट, इस स्टेट में पदरी वर्ग आता था। उन्हें कुछ विशेषाधिकार जनमाना प्राप्त थे, जैसे राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। द्वितीय स्टेट, इस स्टेट में कुलीन वर्ग आता था। इस वर्ग के लोगों को भी राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट प्राप्त थी, साथ ही इन्हें कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वे किसानों से सामंती कर वसूलता था। तृतीय स्टेट, इस स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालत कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर और नौकर आदि सम्मिलित थे। राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से ही वर्ग अर्थात जनसाधारण वर्ग वहन करता था। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन यहाँ पर। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है देखिए। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, सन 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? सन 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? ये है प्रश्न। यहाँ पर आप देख सकते हो, 1917 ईस्वी में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? 1917 ईस्वी में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हो। उत्तर जार की नीतियों से जनता में बढ़ते अविश्वास और विद्रोह के स्वरूप 1917 ईस्वी में जार का शासन का अंत हो गया। उसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। पहला, जार निकोलस द्वितीय द्वारा अपनी सत्ता के विरुद्ध उठे सवालों को नियंत्रित करने राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई और मतदाता के नियम बदल डाले। इससे लोगों में असंतोष पैदा होने लगा। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में रूसी जनता जार के साथ थी, परंतु जार द्वारा ड्यूमा के प्रमुख दलों से सलाह लेने से इनकार करने के कारण उसने रूसी जनता का समर्थन खो दिया। तीसरा, जार निकोलस की पत्नी, उसकी जो लुगाई थी, जार निकोलस की लुगाई महारानी जरीना के जर्मन मूल का होने और उसके रासपुतिन जैसे सलाहकारों ने राजशाही के अलगपुर बना दिया। चौथा, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और ऑस्ट्रिया से पराजित हो पीछे हटती रूसी सेनाओं ने फसलों और इमारतों को नष्ट कर दिया। इससे ब्रेड, रोटी और आटे की किल्लत हो गई। ब्रेड रोटी की दुकानों पर दंगे होने लगे। इस कारण भी जार
शासन को अलोकप्रिय बना दिया गया। पांचवा जार द्वारा 25 फरवरी 1917 को ड्यूमा को बर्खास्त करने के फैसले से असंख्य लोग जार के खिलाफ खड़े हो गए, उनका खड़ा हो गया, और तब 2 मार्च को जार गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर हो गया और इससे निरंकुशता का अंत हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है भैया, 26वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए, भारत में लोकतंत्र के खिलाफ अपने तर्क दीजिए। लोकतंत्र के खिलाफ अपने तर्क देना है, ये इसका आंसर जी। देखिए इसका आंसर यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, भारत में लोकतंत्र के खिलाफ अपने तर्क दीजिए। उत्तर, आमतौर पर भारत में लोकतंत्र के खिलाफ तर्क इस प्रकार है। पहला, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे स्थिरता पैदा होती है। आज कांग्रेस से कल मोदी, कल राहुल गांधी, कल आम आदमी, नेता बदलते रहते हैं भैया। दूसरा, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण खर्चीली होती है, इससे भ्रष्टाचार होता है। तीसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चौथा, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पेपर तुम्हारा हो गया ख़त्म। कमेंट करो किस कौन सा पेपर चाहिए।